स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी रिसर्च मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हमारा आज का मेथड है वो है जी फोकस ग्रुप मेथड। फोकस ग्रुप मेथड को डिस्कस करेंगे कि फोकस ग्रुप मेथड के ज़रिए से जो है वो किस तरह से रिसर्च की जा सकती है साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो फोकस ग्रुप मेथड है इसको शॉर्ट फॉर्म में FGDS यानी कि फोकस ग्रुप मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो FGDS है इसको फोकस ग्रुप डिस्कशन मेथड बेसिकली ये बनता है। ठीक है, इसका एब्रीवेशन। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन। यानी कि ग्रुप डिस्कशन होती है लेकिन प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन नहीं होती, ग्रुप लाइक डिस्कशन होती है। सेमी स्ट्रक्चर जो है वो ये ग्रुप डिस्कशन होती है विच यील्ड क्वालिटेटिव डाटा ऑन कम्युनिटी लेवल बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ऐसी डिस्कशंस होती हैं जिनके थ्रू जो है वो क्वालिटेटिव डाटा प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है और इसको हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स की आपस में भी इंटरेक्शन होती है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है। बेसिकली जो एम ऑफ FGD होता है वो होता है कि टू फैसिलिटेट इंटरेक्शंस आर देयर बाय प्रोड्यूस वाया स्नोबॉलिंग ऑफ थॉट्स डीपर इनसाइड्स। ठीक है, यानी कि क्या वो बताने क्या चाह रहा है कि इसका बेसिक एम क्या होता है FGD का, कि जो रिसर्च करनी है, जो डिस्कशन करनी है, उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें और इंटरेक्शन के बाद वहाँ पे क्या हो, स्नोबॉलिंग ऑफ थॉट्स, यानी कि हर तरफ से हर पार्टिसिपेंट जो है वो मुख्तलिफ आइडियाज़ वहाँ पे शेयर होंगे। हर तरफ से वहाँ पे जो थॉट्स है वो आएंगे और उनको गैदर किया जाएगा और उनको गैदर करके जो है वो उनसे एक कलेक्टिव रिजल्ट निकाला जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन में जब किसी एक टॉपिक के बारे में कोई आइडियाज़ या अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डीपर स्टडी हो जाती है, यानी कि उसको डीप पॉइंट ऑफ व्यू तक जो है वो उसको डिस्कस किया जाता है। FGD जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्रुप और कम्युनिटी लेवल के ऊपर। इसके अलावा ये इंडिविजुअल और हाउस होल्ड जो है वो इसका पार्ट नहीं होते, यानी कि इसमें किसी एक पर्सन को या किसी एक इंसान के घर में जाके बाकायदा जो है वो इसको नहीं किया जाता, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक वेन्यू में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे कलेक्टिवली जो है वो उनका सारे का सारा डाटा जो है वो उनसे लिया जाता है। अब देखें कि FSD के अंदर जो है वो कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होते हैं पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जिन्होंने डिस्कशन करनी है, जो उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, वो तो उसके लिए मैंडेटरी है, उनके अलावा तो FGD जो है वो कंटिन्यू ही नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ मेंबर्स जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बेसिकली दो लोग होते हैं, फैसिलिटेटर और नोट टेकर। फैसिलिटेटर क्या होता है, जैसे उसके नेम से जा रहा है, जो FGD फैसिलिटेटर होता है वो ऐसा इंसान होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द FGD टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। यानी कि इसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है कि हम फोकस ग्रुप डिस्कशन किस लिए कर रहे हैं और हमारा इसका बेसिक पर्पस क्या है और ये जो है इसका आइडिया कहाँ से आया है, कैसे हमने इसको रेवल किया है और नेक्स्ट जो है वो हम इसको किस पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो गाइड करता है फॉर द डिस्कशन फैसिलिटिंग पार्टिसिपेशन को, यानी कि वो अगर जो है वो इस डिस्कशन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या उनके बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में सारी गाइडलाइन दी जाती है। देन द इंश्योरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड कंसिडरिंग द टाइम अवेलेबल। इसके अलावा जो फैसिलिटेटर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस बात को इंश्योर बनाए कि जो टॉपिक्स हैं, जिस मकसद के लिए वो ग्रुप डिस्कशन की जा रही है, जो उसका बेसिक पर्पस है, क्या वो टॉपिक जो है वो कवर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो बातों का रुख है वो किसी और तरफ है और जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन टॉपिक है, वो उससे हट गए हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो सारा डील करना होता है। अगर 2 या 3 क्वेश्चन है या 2 या 3 जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो उन सबको डिवाइड करके जो है वो
डिस्कस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको जो है वो एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम हो, एट द एंड जो बाकी क्वेश्चन है उनको शॉर्ट करना पड़े या स्किप करना पड़े। देन जो फाइनल क्लोजिंग होती है डिस्कशन की, जिसमें वो अपने दोबारा से जो है वो सबको एड्रेस करता है, उनको उसके कंक्लूजन्स वगैरह बताता है, उनका थैंक करता है, ठीक है। सारा जो फाइनल क्लोजिंग होती है डिस्कशन की, वो भी जो है वो एक फैसिलिटेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद सेकंड जो पर्सन होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो होता है जी नोट टेकर। नोट टेकर नेम से आ रहा है, जो कि नोट्स बनाएगा, ठीक है। नोट टेकर ऐसा इंसान होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऐसा पर्सन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द डिस्कशन, जिसने सारी की सारी डिस्कशन को कैप्चर करना होता है, एंड लेटर टू एलेबोरेटिंग ऑन द नोट्स, और देन जो है वो उसको इन द फॉर्म ऑफ नोट्स सबके सामने जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है, एंड टर्निंग देम इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, और जो नोट्स हैं उनको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि हैंड रिटन फॉर्म में नहीं है, वो कंपोस्ट फॉर्म में होंगे, या तो वीडियो के फॉर्म में हो जाएंगे, ऑडियो के फॉर्म में, या फिर प्रिंटेड कंपोस्ट फॉर्म में उसको कंपोज करवा के उसको प्रिंट करवा के जो है वो बाकायदा एक फ़ाइल बना के उसको जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इस नोट टेकर जो होता है वो हैंड राइट भी कर सकता है, वो कोई ऑडियो एडवाइज़र भी यूज़ कर सकता है, कोई वीडियो एडवाइस भी यूज़ कर सकता है, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी मेथड को यूज़ करके अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी भी किस्म का, जैसे कि अगर तो वो हैंड रिटन कर रहा है तो या ऑडियो डिवाइस कर रहा है तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस तरह से उनकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, और उनकी जो है वो परमिशन ज़रूरी होती है। अगर वो परमिट करते हैं तो वो जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग होगी। प्लानिंग फॉर एफसीडी यानी कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, ठीक है। ये सारा कुछ किस तरह से होता है। प्लानिंग में देखिए, सबसे पहले जो प्लानिंग का पार्ट है वो है पार्टिसिपेंट्स, यानी कि पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, कब होंगे, कहाँ से आएंगे, ये हमने सबसे पहले देखना है। यूजली जो है वो एक फोकस ग्रुप के अंदर 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी जो हाई लिमिट है ये 4 to 15 तक भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हाई लिमिट जो है वो इनकी, यानी कि 15 से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा नहीं होते और 4 से जो है वो कम नहीं होते, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि पार्टिसिपेंट के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट को जो है वो इस तरह के पार्टिसिपेंट्स हों कि वो आपस में एक ग्रुप के तौर पर जो है वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करें, एक दूसरे के साथ उनका कोई क्लैश या कोई हेजिटेशन ना हो, यानी कि उनके माइंड में एटलीस्ट ये बात हो कि हम जितने यहाँ पे लोग हैं हम एक ही फील्ड के लोग हैं और हमारा एक फील्ड में कॉमन एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डी आल्सो नीड टू डाइवर्ज पीरियड विद इन द ग्रुप, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ठीक है। अब कोई भी अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके बारे में पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जनरल से उनसे पूछ लेते हैं कि आपका इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसमें से जब फिर पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उन पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि कुछ उसके हक में हो और कुछ उसके जो है वो हक में ना हो, ठीक है। अगर एक जैसे ही सारे सिलेक्ट कर लेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेम हो जाएगा। इसलिए पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हुए ये देखना चाहिए कि उनके जो ओपिनियंस हैं वो डाइवर्जेंट हैं, वो डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो रखते हैं एक ही चीज़ के बारे में। आईडी जो है वो 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 वर्किंग फीमेल के साथ 2 नॉन वर्किंग फीमेल को ऐड किया जा सकता है, या फिर 2 वर्किंग मेल के साथ 2 नॉन वर्किंग मेल को, इस तरह से जो है वो इनकी ग्रुपिंग की जाती है ताकि जो एक्सपीरियंस्ड और फ्रेश लोग हैं वो सारे आपस में मिक्सअप हो जाए। ऐसा ना हो कि एक्सपीरियंस सारे एक साइड पे हो जाए और जो फ्रेश है वो सारे एक साइड पे हो जाए। सेकंड, जो प्लानिंग करते हुए जो चीज़ का ख्याल रखी जाती है वो होती है रिक्रूटमेंट, यानी कि अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है, उनको फाइनलाइज करना है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इस डिस्कशन के अंदर हिस्सा लेंगे। इसके लिए पहले तो ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग ग्रुप होते हैं उनको ही देखा जाता है, यानी कि पहले अगर किसी एक टॉपिक के बारे में ग्रुप स्टडी हुई है तो उसके अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे उन्हीं को दोबारा से जो है वो इन्वाइट कर लिया जाएगा।
देन जो है वो इसके लिए नेटवर्क भी यूज़ किया जाता है, यानी कि नेटवर्क्स के ऊपर, सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर या डिफरेंट साइट्स के ऊपर कुछ लोगों ने जो है वो अपने ग्रुप्स से अपनी टीम बनाई होती हैं जो कि एक पार्टिकुलर पॉइंट, एक पार्टिकुलर इशू से रिलेटेड वर्किंग कर रही होती हैं। तो बेटर होता है कि अगर उनको ही इनवाइट कर लिया जाए, क्योंकि उनको उनके बारे में काफ़ी नॉलेज होता है। देन जो है वो चैरिटीज़ से भी कांटेक्ट किया जाता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ जो चैरिटी वाले होते हैं वो भी जो है वो रिकमेंड करते हैं पार्टिसिपेंट्स को। इसके अलावा जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास भी इस तरह के ग्रुप, इस तरह की टीम्स बनी होती हैं। इसके बाद ये कि जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ या प्रीवियस सर्वेस हुए होते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है, उनसे भी पार्टिसिपेंट्स जो है वो लिए जा सकते हैं। स्नो बॉलिंग के थ्रू, यानी कि रैंडम पार्टिसिपेंट्स भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको फ्यू डेज़ बिफोर जो है वो रिमाइंडर सेंड करना पड़ता है कि उन्होंने ग्रुप डिस्कशन में किस दिन इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो होता है जी लोकेशन का, कि लोकेशन किस तरह से डिसाइड करनी है, फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए किस जगह पर बैठ के डिस्कशन करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोकेशन है वो असेसेबल हो, यानी कि जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक के ज़रिए जो है वो ईज़िली वहाँ पे जाया जा सके, वहाँ पे जाने के लिए किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं हो। देन जो उसका इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है कि कुछ लोग उसके अंदर अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, और ना बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। इस तरह से एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट होगा जिसमें हर तरह के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, और मोस्टली ये एनवायरनमेंट वही होता है जिससे पार्टिसिपेंट जो है वो फेमिलियर होते हैं, यानी कि जिस इन्वायरमेंट से वो आए होते हैं उसी तरह का एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। देन उनका जो साइज़ होता है वो अप्रोप्रिएट साइज़ होना चाहिए, और फैसिलिटीज़ जैसे कि ड्रिंक्स वगैरह, चेयर, मूवेबल चेयर, टेबल, फ़ैन जो है, ये लाइट वगैरह, ये सारी जो है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे होने चाहिए। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको डायरेक्शन और मैप भी सेंड करना ज़रूरी है पहले प्लानिंग के दौरान, ताकि वो इजीली जो है वो उस लोकेशन में आ सके। उसके बाद आते हैं जी लेआउट, यानी कि लेआउट कैसा होगा। लेआउट मीन के बैठने की अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी। मोस्टली जो है वो हॉर्स शू या जो जिसको हम यू शेप्ड अरेंजमेंट कहते हैं वो बेस्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैसिलिटेटर है वो एट द फ्रंट होता है, और जो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग नोट टेकर, वो इस तरह से उनके सामने जो है वो एक यू शेप लेआउट के अंदर बैठे हुए होते हैं। जो क्लासरूम और लेक्चर थिएटर लेआउट होता है, यानी कि जिसमें सारे जो हैं वो लाइन की सूरत में, जिस तरह हम क्लासरूम में बैठते हैं और टीचर सामने होता है, इस तरह का जो मेथड होता है वो फोकस ग्रुप डिस्कशन में मोस्टली जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, उसको अवॉइड किया जाता है। अगर जो है वो ग्रुप बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसके पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं, तो ये कर सकते हैं कि उनको स्मॉल मिनी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर ले, लेकिन उनका जो लेआउट है उसको चेंज नहीं किया जाता। उसके बाद है जी टाइमिंग। मोस्टली इसकी जो आइडियल टाइमिंग होती है वो होती है 1 to 2 आवर्स। अगर 1 आवर से कम होगी तो जो प्रॉपर डाटा है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी नहीं हो सकेगी, और अगर मोर देन 2 आवर हो जाएगी तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी वो किसी और साइड पे चले जाएगी, और कुछ लोगों को वो बोर करना शुरू कर देगी। इसके बाद क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ लिंक किया जाता है, बजाय इसके कि पीपल जो है वो अपनी एक सेपरेट जर्नी बनाए, यानी कि लोग जो है वो अपना अपना सारे का सारा जो है वो अगर एक बंदे ने जो है वो एक आइडिया दिया है या एक एक्टिविटी की है तो दूसरा पर्सन जो है वो अगेन वही एक्टिविटी जो है वो दोबारा से रिपीट करे। इस तरह से क्या होगा कि टाइम लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर एक दफ़ा एक एक्टिविटी हो चुकी है तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसी से लिंक करते हुए, उसी से कंटिन्यू करते हुए जो है वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इसी तरह अगर डिस्कशन हो रही है तो अगर पॉइंट्स को डिस्कशन करना है तो एक पॉइंट अगर डिस्कशन हो चुका है तो उसी से नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू कर लिया जाता है, उसको दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता। इसके अलावा ये होता है कि जो टाइमिंग है वो पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो इसके लिए कब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, यानी कि वो डे टाइम में आ सकते हैं, इवनिंग में या फिर वीकेंड में, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन भी होनी चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेंट के लिए ऑप्शनल टाइम होना चाहिए कि वो इन डेज़ को या इस टाइम को जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर ईजनेस वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
देन है जी स्टाफ, मिनिमम 2 पीपल का स्टाफ जो है वो इसके लिए बेस्ट होता है। एक फैसिलिटेटर होगा और एक नोट टेकर होगा। नोट टेकर जो है वो मेन पॉइंट्स रिकॉर्ड करेगा और इसके अलावा इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो है वो सारी की सारी उसको रिकॉर्ड करेगा, जो कि रिकॉर्डिंग के अंदर पिकअप नहीं हो सकती, जिसको उसने खुद देख के जो है वो ऑब्जर्व करना होता है कि किस पार्टिसिपेंट का बिहेवियर कैसा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उसके बाद है जी रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्डिंग करना है। प्लान का सबसे बेस्ट हिस्सा ये होता है कि जो हम डिस्कशन करनी है उसको सेव कैसे करना है। इसके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है, लेकिन वीडियो का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उससे लोग जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा वीडियो मेथड को यूज़ करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पहले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ती है, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर वो परमिट नहीं करते तो किसी की वीडियो बनाना जो होता है वो इलीगल हो जाता है। देन ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो जो है वो लेस ऑब्ट्रूसिव है, लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज ये आता है कि जब उसके बाद ऑडियो को सुन रहे होंगे तो सुनने के दौरान हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हों, या अगर एक ही टाइम में बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं, या एक इंसान जो है वो ऑडियो डिवाइस से थोड़ा फासले पे है, उसकी आवाज़ क्लियर नहीं हुई, तो इस तरह की कोई इंटरप्शन आ सकती है। लेकिन ये लेस ऑब्ट्रूसिव है, लेस इंटरप्टेड है, इसको जो है वो तो ऑथेंटिक माना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहाँ पे हुआ है उसको 100% जो है वो सामने लाया जाए, लेकिन ये हो सकता है कि उसको मैक्सिमम पॉइंट तक जो है वो सामने लाया जा सकता है। उसके लिए अगर बॉडी लैंग्वेज वगैरह के लिए जो है वो नोट्स राइट किए जाते हैं, नोट्स को राइट करके जो है वो रिटन नोट्स के थ्रू जो नोट टेकर होता है वो ये बताता है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और उनका बिहेवियर कैसा था। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट होता है उसको भी रिकॉर्ड किया जाना होता है। एथिक्स इसके अंदर होते हैं जी, कुछ एथिकली चीज़ें होती हैं जो कि इस डिस्कशन के दौरान जो है वो सामने रखनी होती है, मद्देनज़र रखनी होती हैं। ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनको फॉलो करना जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसके ये है कि रिटन इन्फॉर्मेशन जो होती है पार्टिसिपेंट्स की, वो जो है वो सेटिंग आउट जो उनकी होती है वो एक रिटन फॉर्म में उनको लेआउट दिया जाए, जो कि एथिकली एक अच्छा लगेगा और वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व था और क्या उसका रिज़ल्ट था और किसके लिए उसको यूज़ किया, डाटा कैसे स्टोर किया, इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात है तो वो क्या है, यानी कि किस तरह के इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी आ सकती है, इसकी जो है वो ये सारा कुछ जो है वो पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहिए एथिकली, ताकि उन्हें पता हो कि हम जिस बात पे डिस्कशन करने लगे हैं, हम जिस जगह पर बैठे हैं, इस यहाँ पे आने का हमारा पर्पस क्या है, किस तरह से जो है वो हमसे डाटा लिया जाएगा और किस पॉइंट पे किस फील्ड में नेक्स्ट उनको यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक ये भी होता है कि इस बात की गारंटी नहीं दी सकती जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इस डिस्कशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। पार्टिसिपेंट्स के अंदर से कोई भी जो है उस डिस्कशन को किसी अदर ग्रुप के अंदर जाके लीक आउट कर सकता है। अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल कोई ऑफिशियल डिस्कशन है तो इसके लिए वो फिर सबके लिए नुकसान का बायस भी हो सकती है। इसलिए पहले जो है वो उनको एक तरह से गाइड किया जाता है कि उन्होंने किस तरह से इस डिस्कशन को जो है वो अपने तक ही रखना है। इसके अलावा उन्हें वर्बल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें चेक भी किया जाता है कि वो क्या वो इस बात को समझ गए हैं, यानी कि अगर कोई एक्टिविटी करवानी है या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करवानी है, कोई ऐप यूज़ करवानी है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करवाना है, तो पहले जो है वो उनको चेक किया जाता है कि क्या वो बात को समझ गए हैं और उसको सही से जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एंड देन है जी इसके अंदर इंसेंटिव्स भी होने चाहिए। इंसेंटिव्स के अंदर क्या है कि अगर जो है वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है वो उसका सोचा जाना चाहिए कि कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी या उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत जो है वो उसके हेल्प होनी चाहिए। इसके अलावा रिफ़्रेशमेंट्स होने चाहिए और वाउचर्स जो है वो उनको देने चाहिए, ताकि उनके पास एक प्रूफ हो, एक जो है वो रिमाइंडर हो कि उन्होंने इस ग्रुप के अंदर इस टॉपिक के लिए इस टाइम में या इस दिन में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। देन है जी क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। यूजली 3 to 5 जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो कि ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उनका आंसर जो है वो किसी भी तरह से दिया जाता है। और क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहले पार्टिसिपेंट से उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पूछे जाते हैं और फिर उनके नेगेटिव पॉइंट्स पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू जो है वो ये सारा डिस्कशन किया जाता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने शॉर्ट होने चाहिए कि वो जो है वो एक आइडिया, एक
क्वेश्चन पे बेस करता हो, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो कि ग्रुप डिस्कशन के टाइम को जो है वो एक्सीड कर जाए। इसके बाद देखेंगे जो सिटिंग प्लान अगर हम देखें तो इस तरह से जो है वो एक ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है जिसमें इस तरह से लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। इस तरह सिटिंग प्लान में देखें तो जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर और जो नोट्स टेकर होता है, मॉडरेटर मीन उनका जो है वो फैसिलिटेटर जो है, ठीक है, जो मैनेज कर रहा है। मॉडरेटर और नोट्स टेकर जो होते हैं वो यूजली ऐसे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो इस तरह से साइड पे जो है वो यू शेप लेआउट के अंदर बैठे हुए होते हैं। अगर इनके अंदर होता क्या है, जब जैसे ही जो है वो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करनी है तो ग्रुप डिस्कशन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। वो अपने नेम के ज़रिए या अपने बैच के ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड में अपनी इंट्रोडक्शन के बाद अपना पर्पस जो है वो एक्सप्लेन करना है कि किस मकसद के लिए। उसके बाद क्या है कि उनको रिमाइंड करवाना है कि इनके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल थिंग्स है वो कौन कौन सी हैं, कि कौन सी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, कौन सी बातें हैं जिनको वो दूसरे लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और उनके बारे में अगर कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है या अपने माइंड में कोई आइडिया है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। देन जो है वो जनरल क्वेश्चन से उसको स्टार्ट किया जाएगा और मकसद यही होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चन जो है वो इस ग्रुप डिस्कशन के दौरान कवर अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब सारी ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है तो एट द एंड क्या होता है कि जो फैसिलिटेटर होगा वो एक्सप्लेन करेगा और सारे प्रोसीजर को, यानी कि उसके जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं अगर कोई क्लेम करना है सारा तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा। देन जो है वो पार्टिसिपेंट को थैंक्स करेगा और उनको इस बात की एक्सप्लेनेशन देगा कि अब नेक्स्ट जो है वो इसका रिज़ल्ट क्या होगा और अगर ये इस तरह से होता है तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे और उनको पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे, या अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह या अगर उन्हें कोई अवार्ड वगैरह दिया जाना है तो वो किस टाइम पे दिया जाएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा, उसके बारे में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद है कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं। एक्टिविटीज़ बेसिकली जो है वो आइस ब्रेकर के तौर पर काम करती हैं। आइस ब्रेकर मीन कि अगर जो है वो एक तरह का एनवायरनमेंट है, एक ही तरह के माहौल में सारे रह रहे हैं, एक सीरियस डिस्कशन हो रही है, सारे जो है वो सीरियस एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, सीरियस मूड के साथ बैठे हुए हैं, तो उसके दौरान अगर कोई गेमिंग एक्टिविटी आ जाती है, जो कि रिफ्रेशमेंट आ जाती है, तो उनका जो है वो एज अ आइस ब्रेकर काम करेगी, यानी कि एक जो फिक्स जो है वो एनवायरनमेंट वहाँ पे कायम हो चुका था वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगा और माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो है वो जो लार्ज ग्रुप होते हैं उनके अंदर ब्रेकअप भी हो जाता है, यानी कि एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर एक ग्रुप बहुत बड़ा है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उसके 2 या 3 पार्ट कर दिए जाएंगे जिसके थ्रू वो ईजिली हैंडल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होता है कि अगर डिस्कशन के दौरान कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट आ रहे हैं, वो ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, वो डोमिनेट है ग्रुप के ऊपर, तो हो सकता है कि एक्टिविटीज़ के दौरान ऐसे लोग जो है वो अपने आप को डोमिनेट कर लें जो कि डिस्कशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है वो डोमिनेट करने से अवॉइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो है वो एक स्पेस पर जो है वो होता है कि वो एज अ मॉडरेटर जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके। चेंज ऑफ पेस के लिए, यानी कि चेंज ऑफ माइंड के लिए जो है वो यूज़ होता है। माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो है वो एक विजुअल मेथड होता है इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने का, किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी के बिहेवियर या किसी के आईक्यू लेवल्स को कैप्चर करने का। एडवांटेज क्या है जी फोकस ग्रुप के, एज अ सोशली ओरिएंटेड रिसर्च मेथड है। इसके ज़रिए रियल लाइफ डाटा जो है वो ले लेते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं होती। एक फ्लेक्सिबल है, यानी कि अपने मूड के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम भी एडजस्ट हो जाता है, क्वेश्चंस भी आगे पीछे हो सकते हैं, दरमियान में ब्रेक भी आ जाता है। ये जो है वो हाई फेस वैलिडिटी होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके जो मेजरमेंट्स होती हैं वो इंटेंडेड होती हैं मेजर के लिए। इसके अलावा ये जो क्विक रिजल्ट करता है, यानी कि आफ्टर डिस्कशन ही ये बताया जा सकता है कि इस डिस्कशन का क्या रिजल्ट निकला है। इसके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इसको कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डायनेमिक्स होती हैं जिसके जरिए जो है वो ऐसे टॉपिक्स या ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है जो कि किसी दूसरे रिसर्चर्स के पास या पहले से जो है वो इस तरह से जाहिर ना हुई हो, कोई नया आइडिया भी आ सकता है, या हो सकता है कि आपस में डिस्कशन करने से किसी एक इंसान को उसके बारे में ना पता हो तो उसको जो है वो नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
डिसएडवांटेज भी है इस ग्रुप के। जी डिसएडवांटेज पहले क्या है कि इसकी ये जो रिसर्च होती है वो लेस कंट्रोल्ड होती है, यानी कि जैसे कि इंटरव्यू मेथड है या सर्वे मेथड है तो उसके अंदर तो एक फिक्सेशन होती है कि इस तरह से चलना है, लेकिन क्योंकि एफजीडी में जो है एक तरह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसमें यह भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आके वो रिसर्च जो है वो कंट्रोल में ना रहे और वो मेन थीम से हट के जो डिस्कशन है वो किसी और साइड पे चली जाए। इसके अलावा इसका जो डाटा होता है उसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया है या उसको नोट्स की सूरत में राइट किया है या वीडियो बनाई है, उसके बाद जब उसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में ही किया जाता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा इसका जो मॉडरेटर है, जो फैसिलिटेटर है, उसके अंदर स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सके। अगर डिस्कशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है तो उसको वापस जो है वो मेन पॉइंट पे लाया जा सके, या अगर पार्टिसिपेंट्स के दरमियान आपस में किसी किस्म के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, वो आपस में हार्श हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना है। इसके बाद अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हर फोकस ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। हो सकता है कि एक फोकस ग्रुप के अंदर जो जितने लोग बैठे हैं उनके आइडियाज़, उनका जो रिज़ल्ट है वो दूसरे फोकस ग्रुप से टोटली डिफरेंट हो जाए। इसके अलावा ग्रुप्स को असेंबल करना डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि पार्टिसिपेंट को लेना, उनका टाइम लेना, टाइम मैनेज करना वगैरह, वो इसमें डिफ़िकल्टी आ जाती हैं। और इसके लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो भी कंडक्टिव होना चाहिए कन्वर्सेशन के लिए, तो ये कंडक्टिव एनवायरनमेंट जो है इसको प्रोवाइड करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।